नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए बच्चे, आप लोग जिनका भी 10th का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अभी आपके 10th के बोर्ड एग्ज़ाम का कुछ टाइम बचा हुआ है, लगभग 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। आप लोगों को इस टाइम में थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है। अगर आप लोग अभी सीरियस नहीं होंगे तो आपके आगे आने वाला जो टाइम होगा थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि यही टाइम है। देखिए, जब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा, आपको 10 दिन 15 दिन बचेगा, तो आप कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, उसमें आपके दिमाग में हौच पौच हो जाएगा। तो अभी ही आपके पास टाइम है, जो इस टाइम में अगर इस टाइम का आप अच्छा से यूटिलाइज कर लिए, अच्छा यूज कर लिए, अच्छे से पढ़ लिए, तो फिर आपको दिक्कतें नहीं है। ये जो है सामाजिक विज्ञान का जो है सेट फर्स्ट होगा, ये सामाजिक विज्ञान का सेट फर्स्ट होगा। और फर्स्ट सेट का ये जो है पहला पार्ट होगा। हम लोग एक सेट को 2 पार्ट में लेते हैं, एक में 1 से 40 क्वेश्चन तक लेते हैं और दूसरा में 40 से 80 क्वेश्चन लेंगे। दूसरा सेट में 40 से 80 क्वेश्चन लेंगे, एक ही में 80 क्वेश्चन लेंगे तो वो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं एक सेट को। अगर आप लोगों को एक सेट में एक ही मतलब वीडियो में 80 क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ हर एक लेटेस्ट अपडेट, मान के चलिए कोई न्यूज़ देना हो, कोई छोटी सी बातें हैं, या कोई BSEB की तरफ से जो है कोई ऐसा न्यूज़ आता है कि एग्ज़ाम कब होना है, क्या बदलाव आया है, मतलब किसी भी तरह का चेंज आता है तो मैं वहाँ शेयर कर देता हूँ। सब सारी बातें ये यूट्यूब पे आके बताई नहीं जा सकती है, तो आप लोग उससे भी मतलब ज्वाइन कर लीजिए। और अपने दोस्तों में, आपके स्कूल सर्कल में आपके जो फ्रेंड होंगे, उनको जो 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं जो बच्चे, सबको ये वीडियो निश्चित रूप से शेयर करिए, क्योंकि ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव जो 50% होता है सभी सब्जेक्ट में, जैसे सामाजिक विज्ञान होगा, इसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव मतलब 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। उस 40 नंबर में देखिए क्वेश्चन आपको 80 पूछा जाएगा, लेकिन आपको जवाब 40 का ही देना है और नंबर भी आपको 40 का ही मतलब नंबर भी आपको 40 ही मिलेगा, जवाब भी आपको 40 को देना है, लेकिन क्वेश्चन आपको 80 पूछा जाएगा। और बाकी 40 जो बच जाता है उसका जो आपका सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव के लिए आपने पूरी साल जो पढ़ाई की है उसका रिवीजन करिए और बढ़िया से उस पर मेहनत करते रहिए। उसके बाद जो है जैसे 20 नंबर बच जाता है तो 20 का आपका प्रैक्टिकल हो जाता है, तो ये बातें आप जानते होंगे। चलिए आज का वीडियो जो शुरू करते हैं। आपका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल है। आपके ऑप्शन से ए हैं वियतनाम, 2 हैं लाओस, सी हैं चीन और डी है कंबोडिया। आपके ऑप्शन सही है इसमें, हिंद चीन में जो है पहला का सी ऑप्शन सही है। मतलब देखिए, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, मतलब चाइना जो है क्या है, शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ क्या कह रहा है कि वियना कांग्रेस सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए 1815 ईस्वी, बी 1818 ईस्वी और सी 1820 ईस्वी और डी जो है 1848 ईस्वी। तो आपके सही ऑप्शंस हैं सेकंड का ए ऑप्शन, मतलब वियना कांग्रेस सम्मेलन जो है वो 1815 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे आप लोग, इसे भूलेंगे नहीं। अगर भूलेंगे तो फिर झूलेंगे का मतलब क्या है। अगर आप अभी इतनी अच्छी तरीके से, मैं इतने प्यार से आप लोगों को बता रहा हूँ, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। सुबह में देखिए आपके एग्ज़ाम के लिए आपके पास सिर्फ 2 महीना टाइम बचा हुआ। आप सुबह को रोज़ ज़्यादा सवेरे नहीं उठना है, 5 बजे 3 बजे 4 बजे नहीं उठना, 5 बजे उठना है आपको। 5 से 7-8 बजे तक रोज़ 3-4 घंटे सुबह में पढ़ाई करनी है। फिर आपको फ्रेश होना है, फिर जो है खाना खा करके फिर कुछ आराम करना और फिर 3-4 घंटे पढ़ना है। फिर शाम में कुछ देर फ्रेश होना है, फिर शाम में बैठना है, फिर 3-4 घंटे। मतलब इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ाई करेंगे तो 9-10 घंटे पढ़ाई हो जाएगी। उसमें जो है तो 3 घंटा आप ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए और 5 से 7 घंटा जो आप रिवीजन पर ध्यान दीजिए। रिवीजन आपका बहुत ज़रूरी है बच्चे। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको एग्ज़ाम में, देखिए रिवीजन इसलिए ज़रूरी है कि कोई क्वेश्चन, कोई भी चीज़ आप बार बार देखते हैं, आपको
कोई जो पूछता है आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, मतलब आपके बारे में कोई ऐसा चीज़ जो आपके रोज़ चलन में होता है, तो आपको वो बहुत ही आसान और बहुत ईजी क्यों लगता है, आप तुरंत क्यों बोल देते? क्योंकि वो चीज़ें रिवाइज में आपको आपके यूज टू हो गया, आपके यूज में होता है। इसी तरह से हमारा जो जैसे आपका जो क्वेश्चन है उसको 2 बार 4 बार पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, तो आपको वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और ज़्यादा दिन आपको करना ही भी नहीं है, बस 2 महीना आपका एग्ज़ाम का 2 महीना टाइम बचा, उस 2 महीना में आप मेहनत करते हैं, आपका लाइफ जो है आगे ब्राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था सेकंड, इसका जो आपका ए ऑप्शन सही है, मतलब 1815 इसमें कांग्रेस वियना सम्मेलन होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर का है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन सही है गुरदयाल सिंह, बी है चंद्रशेखर आज़ाद, सी है लाला हरदयाल और डी है सोहन सिंह भाकना। तो सी ऑप्शन आपका सही है, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद, महायुद्ध का अर्थ यहाँ विश्व युद्ध से है, कि यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध आपको, प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 18 के बीच हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 के बीच हुआ था। तो उस बीच में जो यूरोप में मेन रोल, द्वितीय विश्व युद्ध हो या प्रथम विश्व युद्ध हो, मेन रोल किसका था? यूरोपीय कंट्री का था, है कि नहीं? तो यूरोप में जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? जैसे सार्क है, नाटो है, ओपेक है और यूरोपीय संघ है। देखिए सार्क तो है नहीं, नाटो भी नहीं है, ओपेक भी नहीं है, यूरोपीय संघ आपका 4 का डी ऑप्शन सही है, यूरोपीय संघ। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक के बारे में पूछ रहा है, किस देश के शासक थे? आपके ऑप्शन ए है वियतनाम, बी है लाओस, सी है थाईलैंड और डी है कंबोडिया। तो आपके डी ऑप्शन सही है, मतलब नरोत्तम सिंहानुक जो है कंबोडिया देश के शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? आप पढ़े होंगे, बहुत बार इसे देखे भी होंगे। मुझे इतना लग रहा है कि जितने भी बच्चे हमारे अभी देख रहे हैं सबको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन से हम्फ्री और अब्राहम डर्बी, सेकेंड ऑप्शन है जेम्स वाट, थर्ड ऑप्शन है जॉर्ज स्टीफेंसन और डी है रॉबर्ट बुल्टन। तो जेम्स वाट जो हैं जिन्होंने वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना पूछ रही है कि कब हुई थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना? तो ये जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही कह रहा है कि गोलघर कहाँ स्थित है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन बहुत ईजी भी, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गोलघर हमारे जो पटना है, बिहार राज्य की राजधानी पटना, वहाँ गोलघर स्थित है। ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है, अंग्रेज़ों के टाइम में ही बना था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? तो अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने न्यू डील लागू की थी, वो थे, देखिए आपके ऑप्शंस हैं, ए वुडरो विल्सन, बी है एफ.डी. रूजवेल्ट, सी है अब्राहम लिंकन और डी है जॉन एफ कैनेडी। तो एफ.डी. रूजवेल्ट जी जो थे उन्होंने न्यू डील लागू की थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? किस संहिता के बारे में पूछ रहा है? नेपोलियन संहिता के बारे में पूछ रहा है कि किस वर्ष लागू हुई थी। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं, 1789, 1791, 1801, 1804 ईस्वी। डी ऑप्शन आपका सही है, 10 का डी, मतलब 1804 ईस्वी में जो है नेपोलियन संहिता लागू हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 11 का रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट संधि के बारे में पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है ए 1864 ईस्वी, बी 1866 ईस्वी, सी 1870 और डी है 1871 ईस्वी। आपके जो है डी ऑप्शन ही सही है, 1178 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट संधि 1871 ईस्वी, फ्रैंकफर्ट संधि 1811। 4 बार बोलिए आप लोग, थोड़ा आवाज़ लगा करके बोलिए फ्रैंकफर्ट संधि। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर का है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जो आपके ऑप्शन से ए जर्मनी, बी इंग्लैंड, सी है फ्रांस और डी है पोलैंड।
तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है, जो कार्ल मार्क्स जी जन्म लिए थे वो जर्मनी देश में जन्म लिए थे। यह एक यूरोपियन कंट्री बहुत ही समृद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1911 ईस्वी में हिटलर साहब जो है इसी जर्मनी के थे। 13 नंबर क्वेश्चन, 1991 में विश्व में कौन सा अस्तित्व में आया था? देखिए यहाँ कुछ संगठन दिया हुआ है, ये जो है जैसे WTO है, GATT गैट है, नई आर्थिक नीति, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए WTO जो है, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1950 को हुई थी। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व में जो व्यापार होता है उसको WTO के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, यही मेन संस्था है हाँ विश्व व्यापार का। ठीक है, नेक्स्ट है GATT गैट। गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये जो है 1947 ईस्वी, मतलब 30 अक्टूबर 1947 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नई आर्थिक नीति, यही जो है नई आर्थिक नीति ही 1991 ईस्वी में लागू की गई थी। तो याद रखिएगा आपका 13 का जो है C ऑप्शन सही है। 13 का कौन सा ऑप्शन सही है? नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में आई थी। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 नंबर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है आपका? कह रहा है कि नई आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है नहीं है। यहाँ अगर हम लोग थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो हमारा आंसर हम जानते हुए भी अपना आंसर गलत करके आ जाएंगे परीक्षा में, इसलिए इस पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ठीक से ध्यान देंगे। देखिए क्या है? मत्स्य पालन, बैंकिंग, C है खनन, और D है वन। तो इसमें क्या हम लोग नहीं करते हैं? ये जो है बैंकिंग, ये नई आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक क्षेत्र संबंधित नहीं। ये जो है आपका B ऑप्शन जो है बैंकिंग, ये काम हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? ठीक है, आपके ऑप्शन A सीमेंट, B है चीनी, C है आयरन और स्टील, और D है वस्त्र। तो जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, सलेम जो है ये आपके स्टील और आयरन, मतलब C ऑप्शन इसका सही होगा। स्टील और आयरन के लिए जो है ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कौन कौन सा? जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम। ये किस लिए? आयरन और स्टील के लिए। 15 का C ऑप्शन आपका सही है, याद रखेंगे आप, इसे भूलेंगे नहीं। भूलेंगे बच्चों तो आप झूलेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 16 नंबर का है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय है संपूर्ण आय से, औसत आय से, राष्ट्रीय आय से और सीमांत आय से। तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है वह औसत आय होता है। मतलब जैसे देखिए किसी कहीं अगर 100 लोग हैं तो सबों का आय तो समान नहीं होगा, कोई 10,000 कमाएंगे, कोई 50,000 कमाएंगे, कोई 10 लाख कमाएंगे। तो सबों का जो आय होता है उसको जोड़ करके, और जैसे जितने लोग हैं 100 आदमी सपोज किए हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे और वो जो निकलेगा वो प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। तो वह एक प्रकार का क्या होगा? औसत आय होगा। जैसे इंडिया का प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं कि इतना इंडिया के द्वारा जो जितना इनकम होता है उसको, और इंडिया की जो जनसंख्या है उसके द्वारा डिवाइड की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद मतलब नेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कब राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था? आपके ऑप्शन से A 1950, B 1951, C 1952 और D है 1955 ईस्वी। तो नई राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 ईस्वी में गठन किया गया था, याद रखिएगा, इसको आप लोग भूलिएगा नहीं। चलिए 18 में देख लेते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा, क्या आपको ये पता होगा? जैसे भारत का रुपया है उसी तरह से बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया है, डॉलर है, क्रोन है, टका है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, इसी ट्रिक से याद रखिए, ढाका टाका। तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है क्या है? टाका है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है, आप लोग इसे ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है, राष्ट्रीय आय जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन से A सरकार की आय, B पारिवारिक है, C जो है सार्वजनिक उपक्रमों की, और D है उत्पादन के साधनों की आय। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, उत्पादन के साधनों की है, मतलब D ऑप्शन 19 का जो है D ऑप्शन आपका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेकर कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ?
किस कानून के बारे में पूछ रहा है? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके परीक्षा की दृष्टि से भूलिएगा नहीं। कब लागू हुई थी भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून? 1968, 1986, 1984 और 1976। तो आपके बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। राष्ट्रीय भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है 1986 ईस्वी को लागू हुआ था। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे 21 नंबर क्वेश्चन। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए आप लोग को ये सीरीज जो अच्छा लग रहा है, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अभी जो है मैं वीडियो आपको बाद में मिलेगा, लेकिन अभी रात के लगभग 12 बज रहे हैं और मैं आपके लिए, लोग सो रहे हैं, मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आपके साथ मित्र हैं, जो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से, अभी मैं यहाँ 10-20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, वहाँ 20 सेकंड में एक बार आपके मतलब व्हाट्सएप पे बस एक बार में 5 आदमी को आप शेयर कर सकते हैं। तो जो ग्रुप है या आपके जो दोस्त हैं उनको आप शेयर करिए। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, मैं तब तक 20 सेकंड में पानी पी लेता हूँ। मुझे आशा है निश्चित रूप से आप लोग करेंगे। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप निश्चित रूप से मेरे लिए थोड़ा सा तो करेंगे ही करेंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? कौन से बैंक की बात हो रही है? भूमि विकास बैंक की बात हो रही है। वह जो है किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? आपके ऑप्शंस है, ए अल्पकालीन ऋण, बी है मध्यकालीन ऋण, सी है दीर्घकालीन ऋण और डी है इनमें से सभी। तो 21 का जो है आपका सी ऑप्शन, मतलब दीर्घकालीन ऋण, मतलब अधिक समय के लिए जो है भूमि विकास बैंक जो है ऋण देता है। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है? 22 कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? भारत के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। आपके ऑप्शन है, ए पूंजीवादी व्यवस्था अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था और डी जो है साम्यवादी। तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था याद रखिएगा आप लोग, इसको भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे जो बहुत ही अमीर कंट्री सब है, जैसे अमेरिका हो गया या यूरोपीय कंट्री है, यहाँ वहाँ पर जो है पूंजीवादी, ये जो आपका ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और भारत जैसे देश में, भारत एक विकासशील देश है, इसकी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। 23 नंबर क्वेश्चन 23 कह रहा है कि 23 नंबर नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है संबंधित है सतलज से, कावेरी नदी से, नर्मदा नदी से और कृष्णा। नागार्जुन सागर परियोजना जो है कहाँ पर है? वो जो है कृष्णा नदी पर है। याद रखिए आप लोग, भूलिएगा नहीं। नागार्जुन सागर देखिए कृष्णा नदी पर है। देखिए ट्रिक मैं बता दूं, एक बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए नागार्जुन सागर है, नागार्जुन, इसमें अर्जुन आ रहा है। और आपको अब महाभारत तो निश्चित रूप से देखे होंगे। महाभारत में अर्जुन का जो है सारथी कौन रहते हैं? हमारे जो प्रभु हैं श्री कृष्ण भगवान, वो होते हैं। तो बिल्कुल अर्जुन कृष्ण याद रहेगा। नागार्जुन सागर है, किस नदी पे होगा? कृष्णा नदी पर होगा। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? कब? 26 दिसंबर 2004 ईस्वी के बारे में पूछ रहा है कि विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? पश्चिमी एशिया, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और बंगाल की खाड़ी। 2004 की बातें हैं। 24 नंबर जो है ये बंगाल की खाड़ी में बहुत ही भयंकर तूफान आया था, सुनामी आई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के मुख्य कारण क्या हैं? किसके बारे में? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के बारे में। आपके ऑप्शन है, ए टेबल का टूट जाना, बी संचार टावरों की दूरी, सी है टावरों की ऊंचाई में कमी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 25 का ए ऑप्शन, 25 का जो संचार व्यवस्था, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी और केबल का टूट जाना। केबल मतलब ये वायर नहीं होता, केबल, ये है केबल का टूट जाना। ये जो है लिखा हुआ थोड़ा, केबल जो होता है, जो वायर होता है, उसके टूट जाने के कारण संचार व्यवस्था
बाधित हो जाती है। चलिए ए ऑप्शन आपका सही होगा 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है। बाढ़ जो है क्षति पहुंचाती है किसको? फसलों को, पशुओं को, भवनों को और उपरोक्त सभी को। अगर आप बिहार से हैं तो आपको पता ही होगा बिहार में सब साल बहुत ही तेज मतलब बाढ़ आती है और बहुत ही जान माल की क्षति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है क्या है देख लेते हैं। रेलवे से है, सड़क मार्ग से है, जल मार्ग से और वायु मार्ग से है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये सड़क मार्ग से स्वर्णिम चतुर्भुज है, जो इंडिया का जो 4 महानगर है उसको जोड़ती है स्वर्णिम चतुर्भुज। तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। 4 महानगर जैसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ती है ये स्वर्णिम चतुर्भुज। इसको आप लोग भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। तो ए बी ऑप्शन 27 का बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, गांव के बाहर जाना चाहिए, खेतों में जाना चाहिए, उच्च भूमि पर जाना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए। तो बिल्कुल ये सिंपल है। बाढ़ जब आएगी तो पानी क्या होता है उस टाइम बहुत लग जाती है, तो हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए? उच्च भूमि पर जाना चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं? क्षेत्रीय जैसे कांग्रेस हैं, बीजेपी हैं, ये सब क्या है? ये नेशनल है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। उसी तरह से क्षेत्रीय राजनीतिक दल के बारे में पूछ रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी, ये तो बीजेपी हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो कांग्रेस के बारे में है। जनता दल यूनाइटेड है और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो 29 नंबर का जो है आपको जनता दल यूनाइटेड जो है एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत चुनाव जो होता है बिहार में आप देखे होंगे, मुखिया जी होते हैं, सरपंच होते हैं, वार्ड पंच होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं। तो पंचायत चुनाव उसे बोलते हैं। ठीक है, पंचायत चुनाव कौन करवाता है? आपके ऑप्शन है ए केंद्र सरकार, बी जिला परिषद, सी राज्य चुनाव आयोग और डी है राज्य सरकार। तो ये राज्य चुनाव आयोग जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है वो करवाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर का रहा है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? याद रखिएगा, राजस्थान के नागौर से, राजस्थान से स्टार्ट हुई थी हाँ पंचायती राज की व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32 देख लीजिए, यहाँ से कह रहा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? 1975 के बारे में पूछ रहा है कि भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। आपके ऑप्शंस ए इस वर्ष आम चुनाव थे, बी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, सी है देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था और डी है जनता पार्टी की सरकार बनी थी। आपका जो 32 का सी ऑप्शन सही होगा, मतलब 1975 ईस्वी में ही भारत में आपातकाल लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? तारी आप लोग जानते होंगे, तार के पेड़ से जो तारी चुभाया जाता है। तो ये जो है किस प्रांत से शुरू हुई थी तारी विरोधी आंदोलन? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश और डी है तमिलनाडु। तो इसका जो होगा सी ऑप्शन सही होगा। 33 का जो है मतलब आंध्र प्रदेश राज्य से तारी विरोधी आंदोलन शुरू हुई थी। 34 नंबर का रहा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को जो है समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? ए सांप्रदायिक, बी नारीवादी, सी धर्मनिरपेक्ष और डी है जातिवादी। तो ये जो सांप्रदायिक होते हैं वो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में जो है साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है। बी ऑप्शन है देश की एकता को कमज़ोर करती है, सी है फैसले लेने में देर करवाती है और डी है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है।
35 का आपका डी ऑप्शन ही सही होगा। सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है। अगर बढ़ाएगी तो फिर साझेदारी क्यों होगी? देश की एकता को कमज़ोर करती है। अगर देश की एकता को कमज़ोर करेगी तो फिर साझेदारी नहीं होना चाहिए। फैसले लेने में देर करवाती है, इसीलिए डी ऑप्शन आपका इसका जो है बिल्कुल सही है। मतलब विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 क्या कह रहा है कि नेपाल में सप्तदलीय संगठन गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल के बारे में पूछ रहा है कि सप्तदलीय, सप्त मीन्स 7 और दलीय मीन्स दल, गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन से ए राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, बी लोकतंत्र की स्थापना करना, सी है भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, डी है सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो ये जो है लोकतंत्र की स्थापना करना है आपका 36 का। बिल्कुल, अगर 2-4 दल मिल करके सरकार बना रही है, गठबंधन बना रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो 36 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके ऑप्शंस ए हैं पश्चिम बंगाल, बी है झारखंड, डी सी है उड़ीसा और डी है छत्तीसगढ़। तो इन राज्यों में जो है भारत में सबसे ज़्यादा कोयला जो होता है, आप सुने होंगे झरिया, झारखंड में कोयले की बहुत बड़ी खान है। तो आपके बी ऑप्शन सही है। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। आपके ऑप्शन से ए असम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है मेघालय। तो देखिए 38 का जो है आपका सी ऑप्शन सही है। देखिए राजस्थान क्यों सबसे सही होगा? क्योंकि राजस्थान में आप सुने हैं कि राजस्थान में अधिकतर क्षेत्र जो है क्या है, रेगिस्तान ही। अगर रेगिस्तान में हम लोग क्या करेंगे, सोलर पैनल अधिक से अधिक मात्रा में लगा देंगे तो वहाँ से हम लोगों को बिजली भी मिल जाएगी और उस भूमि का हम लोग खेती के लिए भी यूज नहीं करते। अगर यही बिहार यूपी में लगाएंगे तो क्या होगा, जो खेती करने योग्य भूमि है जिस पे हम लोग खेती करके अनाज उगाते हैं खाने पीने के लिए, जैसे गेहूँ, दाल, चावल, जो भी चीज़ें, सब्जी, तो वो क्षेत्र क्या होगा, उस क्षेत्र वो इंगेज हो जाएगा। वो क्षेत्र में हम लोग फिर क्या करेंगे, सोलर पैनल लगा देंगे तो फिर खेती नहीं कर सकते। लेकिन राजस्थान में क्या होता है कि राजस्थान में अधिकतर क्षेत्र में क्या है, रेगिस्तान है, पथरीली भूमि है, तो हम लोग सोलर पैनल भी लगा देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा मतलब ये जो है क्षति नहीं होगा और हम लोगों को ऊर्जा जो है मिलता रहेगा, सौर ऊर्जा। चलिए, तो इसलिए 38 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार के बारे में पूछ रहा है कि गंडक नदी घाटी परियोजना है, बी है कोसी नदी घाटी परियोजना, सी है बागमती परियोजना और डी है सोन नदी घाटी परियोजना। तो 39 का जो आपका बी ऑप्शन सही है। कोसी नदी घाटी परियोजना है जो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना थी। कौन? कोसी नदी घाटी परियोजना, याद रखिएगा। 39 का बी ऑप्शन आपका सही है, भूलिएगा नहीं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? आपको पता होगा सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड और केरल। आपका ए ऑप्शन सही है 40 का, मतलब पश्चिम बंगाल में है, जहाँ गंगा नदी बहती है। गंगा के मुहाने पर जो है एक क्या है, डेल्टा है सुंदर, उसे वही जो है सुंदरवन डेल्टा, और बहुत ही बहुत ही अच्छा है। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? इसका आंसर आपको बताना है। मैंने 40 आप लोग को बताया, एक आपको बताना है। 41 नंबर, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? आपके ऑप्शन ए भाखरा नांगल बांध, बी है नागार्जुन सागर बांध, सी है हीराकुंड बांध और डी है टिहरी बांध। तो आपको 41 का आंसर जो है मुझे कमेंट में बताना है कि क्या होगा 41 का आंसर, ठीक है। इसमें जो है हम लोग ये जो है आपका लगभग आधा घंटा का वीडियो हुआ, उसमें हमने 40 क्वेश्चन देख लिया। ये सामाजिक विज्ञान का आपका पहला सेट का पहला पार्ट है। इसके जस्ट बाद आपको अभी सुबह में ये मिल रहा है, आज ही शाम में आपको इसका सेकेंड पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, इसे 1-2 बार निश्चित रूप से आप लोग देख लीजिए। कम से कम 2 बार तो देखिए ही, अधिक से अधिक आप जितने बार देख सकें, लेकिन 2 बार, एक बार में जैसे आप देखेंगे बढ़िया से, एकदम सिंसियर ध्यान क्या एक जगह ध्यान लगाइए और अच्छे से देखिए, ध्यान केंद्रित करके इस पर। उसके बाद आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी और उसके बाद एक बार फिर से जब आप देख लेंगे
तो ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाएगी, याद हो जाएगा। अगर टाइम मिलो तो तीसरा बार भी देख सकते हैं, या आपके जितने कोई होता है किसी को एक बार में याद हो जाता है, किसी को 10 बार में याद होता है, तो आपको कितना बार में याद होता है उसके हिसाब से आप उतने बार देखेंगे। और जब तक याद ना हो तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यही प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में आएगा, आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। और बोर्ड परीक्षा का बहुत बड़ा मायने होता है आपके लाइफ के लिए, क्योंकि यही मेन रास्ता होता है, यही आपके लाइफ का प्रथम और मतलब मेन गेट है। इसको आपको पार करना है। ये बाधा आप जैसे मतलब जितने अच्छे तरीके से पार करेंगे, आपका आगे का जो मतलब जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, इसका 41 का आपका देखिए, आपके पास 2 महीना है, 2 महीना आप अच्छे से मेहनत करिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए या किसी भी तरह का कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, या कॉल कर सकते हैं। आप नंबर है 8271859877। इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप, या और देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक है। आप वहाँ जो व्हाट्सअप नहीं चलाते वो टेलीग्राम से जाके जुड़ जाएं। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।